नमस्कार दोस्तों, यूपी पेट के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पिछले वर्षों पेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। और ये सभी प्रश्न आपके पेट एग्जाम के लिए जो 2023 में होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और इस एक वीडियो से आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जीएस के सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं। अगर ये सारे वीडियो आप लगातार देखते हैं तो आपको सारे प्रश्न इस क्लास में ही याद हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है। तो ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। किसमें? पेट में ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये पिछले वर्षों पेट में पूछा गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर, तो स्तर की बात करें पंचायती राज व्यवस्था में तो इसमें स्तर कितने थे? 3 स्तर के। कौन कौन सा स्तर? एक जिला स्तर का था, एक जिला स्तर था और एक ब्लॉक स्तर पे था। एक जिला स्तर, एक ब्लॉक स्तर और एक था आपका ग्राम स्तर पे। ये 3 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था थे। ग्राम स्तर, जिला स्तर और फिर ब्लॉक स्तर, ये 3 स्तर पे थे। उसके बाद अब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। तो उस पंचायती राज व्यवस्था में पूछा जाता है कि इस पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू कहाँ पे हुआ था। सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें, सर्वप्रथम नागौर में लागू हुआ था। कहाँ पे? नागौर। और नागौर कहाँ पे पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 1959 में लागू हुई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और पंचायती राज व्यवस्था को किस भाग में रखा गया है? तो इसको रखा गया है भाग 9 में। और इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था में संविधान में संशोधन कौन सा किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? तो इसके लिए किया गया था 73वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1992 लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी ये भी आप लोग बताएंगे। तो इसके तहत 11वीं अनुसूची क्या की गई थी? 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। और इस अनुसूची में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को कार्य करने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि कितने विषय दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 29 विषय इसमें काम करने के लिए दिए गए हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो ये संबंधित प्रश्न थे। अब इनका रिवीजन भी हम लोग करेंगे। कह रहा है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है। तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था की स्तर कितनी है? 3 स्तर पे। कौन कौन से स्तर? एक तो आपका है जिला स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था, ब्लॉक स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था और फिर ग्राम स्तर पे। ये 3 स्तर है पंचायती राज व्यवस्था के। इसे आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। और पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू कहाँ से हुआ था भारत में? तो ये राजस्थान के नागौर से लागू हुआ था 1969 में। कब? 1969 में। और ये प्रश्न 1959 में लागू हुआ था। और ये प्रश्न आपके लिए आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में ऐड करने के लिए इसे किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में कार्य करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय कार्य करने के लिए दिए गए हैं। और इसे भाग 9 में रखा गया। भाग 9 में इसे रखा गया। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो देखिए, ऑप्शन डिपेंडेबल ये प्रश्न है। तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया ये प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। और भी रोग होते हैं जैसे पायरिया भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये सभी रोग तो ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। लेकिन अब मलेरिया यहाँ पे आ गया तो मलेरिया के बारे में कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं। आपसे पूछे कि मलेरिया किस मच्छर से होता है। मलेरिया किस मच्छर से होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया नामक रोग होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। और इसमें प्रभावित अंग, मलेरिया में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो ये भी पूछा जाता है। तो इसमें प्लीहा प्रभावित होते हैं। कौन से अंग प्रभावित होते हैं? प्लीहा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लीन। स्प्लीन इसमें क्या हो जाते हैं? मलेरिया रोग में स्प्लीन प्रभावित हो जाते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मलेरिया की दवा क्या होती है? मलेरिया की जो दवा है उसे कुनैन कहते हैं। और कुनैन किससे बनाया जाता है? ये सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाया जाता है। किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया गया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछे कि अगर डेंगू बुखार पूछे किस मच्छर से होता है डेंगू बुखार, तो ये होता है किस रोग से? एंडीज मच्छर के काटने से। किस मच्छर के? एंडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये डेंगू नामक बुखार होता है, एंडी
मच्छर के काटने से। तो इसका रिवीजन करेंगे, कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। हम एक बार फिर बता रहे हैं कि ऑप्शन डिपेंडेबल रोग है और ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न क्वेश्चन है। तो इसमें मलेरिया रोग आप लोग ध्यान रखेंगे, मलेरिया हो गया, पायरिया, ये सभी किससे होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होते हैं मलेरिया में। और ये होता क्यों, मतलब कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया की दवा क्या होती है, कुनैन है मलेरिया की दवा, और इसे प्राप्त किया जाता है सिनकोना वृक्ष की छाल से। और मलेरिया रोग में कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो मलेरिया रोग में आपका स्प्लीन प्रभावित होता है, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में प्लीहा कहते हैं, ये मलेरिया रोग में प्रभावित होता है। और डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, तो डेंगू बुखार एंडीज मच्छर के काटने से होता है डेंगू बुखार। तो इतनी सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है कि एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो ये भी पेट में पूछा गया प्रश्न है, ये भी पेट एग्जाम में पेट में पूछा गया प्रश्न है। और एक हार्स पावर बराबर कितने वाट होता है, तो एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये प्रश्न सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। तो एक वाट बराबर 746 वाट होता है, ठीक। तो अब पूछेगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, आप लोग बताएंगे शक्ति का एसआई मात्रक आपसे पूछ ले क्या होता है। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो वाट होता है, और इसकी सिंबल की बात करें तो कैपिटल डब्ल्यू होता है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि आवेश का मात्रक बताइए क्या होता है, आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्या होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक, इसका सी इसका इंडिकेशन चिन्ह होता है। और विद्युत धारा का मात्रक बताइए क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक याद रखिएगा एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगर आपसे पूछे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, इस तरह का सिंबल बना होता है। और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, आपसे पूछेगी कि चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय आपसे पूछ ले कि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो इतनी मात्रकें आप लोग साथ में याद रखेंगे, क्योंकि 5 नंबर साइंस से भी आने वाला है आपके पेट एग्जाम में। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। पेट में पूछा गया प्रश्न है एक हार्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होता है एक हार्स पावर बराबर। और शक्ति का एसआई मात्रक आपसे पूछ ले क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, जिसे डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगर आपसे पूछे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये पेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। विद्युत धारा का मापन मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मापन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए और अपने पेट के एग्जाम को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह हम लोग सारे प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण के रूप में जैसे हो गया, कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना क्या होता है, लोहे पे जंग लगना ये रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पे जंग लगना ये रासायनिक अभिक्रिया है या फिर रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर आपसे पूछ ले कि बैटरी में जो बैटरी होता है क्या कहता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो बैटरी में भी कौन सी परिवर्तन होती है, तो इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। और कुछ भौतिक अभिक्रिया के बारे में देख लेते हैं, भौतिक परिवर्तन के बारे में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन क्या हो गया, तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा जैसे शक्कर का पानी में घुलना। शक्कर का पानी में घुलना आपसे पूछे तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा परिवर्तन, तो ये हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। अगर आपसे पूछे कि कांच का टूटना कौन सा परिवर्तन होता है, कांच का टूटना ये कौन सा परिवर्तन होता है, तो कांच का टूटना भी कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अगर आपसे पूछे कि पानी का जमना कौन सा परिवर्तन होता है, पानी का जमना ये कौन सा परिवर्तन होता है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन होता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण जैसे लोहे पे जंग लगना हो गया रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, मोमबत्ती का जलना रासायनिक क्रिया का उदाहरण, बैटरी में जो अभिक्रिया होती है कन्वर्जन वो भी आपके रासायनिक क्रिया के उदाहरण। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे
शक्कर का पानी में घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना ये भी भौतिक परिवर्तन है, पानी का जमना ये भी भौतिक परिवर्तन है। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, पेट के एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मुस्लिम लीग के संस्थापक की बात करें तो कौन थे मुस्लिम लीग के संस्थापक? तो सलीम उल्लाह खां और एक आगा खां, ये दोनों थे मुस्लिम लीग के संस्थापक। और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। अगर आपसे पूछे कहाँ पे हुई थी तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ये भी आप लोग साथ में याद रखें, ठीक। और बात करते हैं अब मुस्लिम लीग के बारे में कुछ चीज़ें। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की, ये आप लोग बताएंगे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? 1940 में। और लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ था, ये भी आप लोग बताएंगे। लखनऊ समझौता, और लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो देखिए लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? तो मुस्लिम लीग और फिर किसके बीच में? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या हुआ था? क्या हुआ था आपका? लखनऊ समझौता हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मुस्लिम लीग ने आपसे पूछेगा कि किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? तो किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? तो ये दिया था आपके कराची अधिवेशन में। और कराची अधिवेशन कब चल रहा था? तो 1943 में कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने क्या नारा दिया था? डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था, ठीक। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं मुस्लिम लीग के संस्थापक। तो मुस्लिम लीग के स्थापना दो लोग, समीउल्लाह खां और आगा खां, ये दो लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और भारत विभाजन की मांग मुस्लिम लीग ने कब किया? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की। और लखनऊ समझौता में क्या हुआ था? लखनऊ समझौता ये कब हुआ था आपसे पूछे तो 1916 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या हो गया था? इसमें विलय हो गया था। लखनऊ समझौता में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में विलय हो गया था। डिवाइड एंड क्विट का नारा मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में लगाया था। कराची अधिवेशन 1943 में हुआ था। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न है पायरिया किसका रोग है? तो यहाँ पे देखिए पायरिया आ गया। तो पायरिया ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। और ये आप लोग नहीं बताएंगे कि पायरिया दांत में होता है। ऑप्शन क्या सही किया था? तो इसमें मसूड़े सही किया था, क्योंकि मसूड़े सड़ते हैं पायरिया रोग में। तो मसूड़े का ये रोग है पायरिया, ठीक। अब पायरिया के बारे में बात करते हैं। तो पायरिया ये प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसमें प्रोटोजोआ से होता है, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं एक प्रश्न के बारे में। जैसे आपसे पूछेगा कि दांत दर्द में किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो दांत दर्द में यूजेनॉल का उपयोग करते हैं। किसका? यूजेनॉल का उपयोग करते हैं। और यूजेनॉल किससे बनता है? तो ये लौंग का तेल होता है। यूजेनॉल लौंग के तेल से बनता है, लौंग के तेल से ये बनता है यूजेनॉल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब दांत दर्द में उपयोग की जाने वाले रसायन यूजेनॉल किस चीज़ का बनता है? तो लौंग के तेल का बनता है। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। अब बात करते हैं दंत चिकित्सक जो होते हैं वो आपके किस, आप लोग बताएंगे कि दंत चिकित्सक जो होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक जो होते हैं वो हमेशा अवतल दांत को देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोग बताएंगे दांत का अध्ययन ये क्या कहलाता है? तो दांत का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी कहलाता है दांत का अध्ययन, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मनुष्य में ऐसे कितने दांत होते हैं कि जो 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य में ऐसे कितने दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत ऐसे होते हैं मनुष्य में कि जो 2 बार विकसित होते हैं। जो दूध के दांत होते हैं उसे 2 बार विकसित होते हैं, 20 दांत होते हैं। पायरिया किसका रोग है? तो पायरिया मसूड़े का रोग है, पेट में पूछा गया है। और पायरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये प्रोटोजोआ से होता है। और दंत चिकित्सक दांतों के इलाज करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये भी साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे। अवतल दर्पण जो बीच में धंसा हुआ होता है उसे अवतल कहते हैं। और बाहर वाले भाग में क्या होता है? कलई
लगी होती है। और आपसे पूछे कि दांत दर्द में किस चीज़ का, यूजेनॉल का प्रयोग करते हैं और यूजेनॉल लौंग के तेल से बनाया जाता है, ठीक। और दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं दांत के अध्ययन को। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो औरंगजेब जो है वीणा बजाता था। क्या बजाता था, कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो ये वीणा बजाता था, वीणा बजाता था। और बीड़ा के बारे में ध्यान रखेंगे, ये भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। ये सबसे पुराना वाद्य यंत्र क्या है, तो ये बीड़ा है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र, ठीक। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त, एक आप शासक गुप्त वंश का था, समुद्रगुप्त जिसका नाम था, वो भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, वो भी क्या करता था, वीणा बजाता था। वीणा बजाता होता था। एक चित्र पे उसका चित्र, मतलब एक सिक्के पे उसका चित्र मिला था, वो वीणा बजाते हुए उसका चित्र। और औरंगजेब के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो बीबी का मकबरा किस शासक ने बनवाया था, तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया था। किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। इसे क्या कहा जाता है, औरंगजेब को इसे जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये परेशान करता था। अब आपसे पूछेगा कि जजिया कर को पुनः लागू किस शासक ने किया, जजिया कर पुनः लागू किसने किया था, तो जजिया कर को पुनः लागू करने वाला शासक कौन है, तो ये भी कौन है, औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था, ठीक। इतनी प्रश्न आप लोग औरंगजेब से याद रखेंगे। देखिए औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो औरंगजेब वीणा बजाता था। कौन सा वाद्य यंत्र, वीणा बजाता था। समुद्रगुप्त भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो ये भी वीणा बजाता था। समुद्रगुप्त भी क्या बजाता था, वीणा बजाता था। अगर आपसे पूछे बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया था। और औरंगजेब को क्या कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। और जो वीणा है हमारा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, ठीक। जजिया कर पुनः लागू किसने किया था, अकबर ने बंद कर दिया था जजिया कर, फिर उसे पुनः लागू करने वाला कौन था, औरंगजेब था। सबसे पहले जजिया कर शुरू किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था, ठीक। अब बात करते हैं फ्लोएम नामक ऊतक, ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। फ्लोएम नामक ऊतक ये पेट में पूछ चुका है, तो फ्लोएम नामक ऊतक कहाँ पे पाया जाता है, तो सबसे पहले ये भी जान लेंगे कि ये पौधों में पाया जाता है। फ्लोएम नामक ऊतक पौधों में पाया जाता है। पौधों से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा पेट के एग्जाम में, आप लोग याद रखेंगे। फ्लोएम कार्य क्या करता है, तो ये पौधों में आहार का वहन करता है, यानी कि आहार को क्या करता है, वहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। और जाइलम क्या काम करता है, फ्लोएम तो आप लोग देख लिए। जाइलम क्या काम करता है, ये जल का वहन करता है। मतलब इसका कार्य क्या होता है, जल को शरीर मतलब वो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है कौन, जाइलम। और आपसे पूछे कि पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, पौधों द्वारा क्या कहता है, क्या भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या कहते हैं, पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, इसे क्या कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि पौधों में जीवन होता है, ये किसने बताया, पौधों में क्या होता है, जीवन होता है, ये किसने बताया था, तो पौधों में जीवन होता है ये किसने बताया था, तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। पौधों में जीवन होता है कौन, जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि फ्लोएम नामक ऊतक पाया जाता है, पेट में पूछा गया प्रश्न है, पौधों में पाया जाता है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है, पौधों के सभी भागों में आहार का वहन है, यानी कि जो भी खनिज पदार्थ हैं उनको पहुँचाना। पौधों का आहार तो क्या होता है, वही खनिज पदार्थ होते हैं। और जाइलम का क्या काम होता है, जल को पौधों के सभी भागों में पहुंचाना, जल को, तो वो काम होता है किसका, जाइलम का। पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसे, ठीक। अब बात करते हैं पौधों में जीवन होता है, ये किसने बताया था, तो पौधों में जीवन होता है जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, चांदी होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक, ठीक। लेकिन हर जगह चांदी का उपयोग नहीं किया जाता विद्युत सप्लाई करने के लिए, क्योंकि चांदी महंगी धातु है, आप सभी जानते हैं। इसे चोर वगैरह लोग खोल ले जाएंगे और लाइट जाती ही रह जाएगी, ठीक। तो इस वजह से इसका प्रयोग नहीं किए जाते हैं। और आपसे पूछे कि जितने भी धातु तत्व होते हैं उनका क्या गुण होता है, जितने भी धातु तत्व होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, वो विद्युत के कैसे कंडक्टर होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जितने भी धातु तत्व होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि जितने भी अधातु तत्व होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। वो विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करते हैं। अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का चालक है, तो देखिए
ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, ग्रेफाइट जो क्या है, ये अधातु है। ये अधातु होते हुए भी क्या करता है, ये विद्युत का सुचालक है। अधातु होते हुए क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो ये भी आप लोग साथ में ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं उष्मा का अच्छा चालक कौन सा होता है। उष्मा, अब विद्युत की पढ़े लिए तो विद्युत का अच्छा चालक और उष्मा का अच्छा चालक कौन सा है। तो उष्मा का जो अच्छा चालक है वो कौन है। अगर आपसे पूछे कि उष्मा का अच्छा चालक, अगर द्रव में पूछे क्या होता है, तो द्रव में उष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा, थर्मामीटर वगैरह में प्रयोग किया जाता है। द्रव में का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, पारा होता है। ठीक। और धातुओं में द्रव का सबसे अच्छा चालक, धातुओं में उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। तो धातुओं में उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, जो कि भगोना वगैरह और कुकर कढ़ाई वगैरह सब किसके बनते हैं, एल्यूमिनियम के बनते हैं। और बात करते हैं सिलिकॉन क्या होता है। सिलिकॉन तो आप लोग जानते होंगे, सिलिकॉन तो ये क्या होता है, सिलिकॉन तो ये इसके कंप्यूटर के आईसी चिप वगैरह बनाए जाते हैं। सिलिकॉन के कंप्यूटर के आईसी चिप वगैरह बनाए जाते हैं। और ये उष्मा का अर्धचालक होता है। उष्मा का क्या होता है, अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातुओं में चांदी है। अगर आपसे पूछे कि सभी धातु तत्व होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि सभी अधातु तत्व जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। जबकि ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है, ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उष्मा का अच्छा चालक, उष्मा का अच्छा चालक की बात करें, अगर द्रव में पूछे उष्मा का अच्छा चालक तो पारा हो जाएगा। अगर आपसे पूछे धातुओं में उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा, तब जाके इसका जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम। सिलिकॉन क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी कि अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन इस कंप्यूटर के आईसी चिप वगैरह बनाए जाते हैं। बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, तो बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। कौन सी, सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका फार्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला। और बैटरी में कौन सा परिवर्तन होता है, ये सबसे पहले आप लोग बताएंगे। बैटरी में कौन सा परिवर्तन होता है, तो बैटरी क्या करता है, ये बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करने का काम करता है ये विद्युत ऊर्जा में। देखिए H2SO4 क्या है, एक रासायनिक है, एक रसायन है, और इसे कन्वर्ट करके बैटरी क्या बना देगा, विद्युत ऊर्जा बना देगा। तो ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करने का काम विद्युत ऊर्जा में करता है। कौन, बैटरी। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सीसा संचालक सेल में कौन से एसिड प्रयोग किया जाता है, सीसा संचालक सेल में क्या चीज़ प्रयोग किया जाता है, तो सीसा संचालक सेल की बात करें या फिर बैटरी की बात करें, सभी में कौन सा प्रयोग किया जाता है, सभी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि सिरका में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो सिरका में आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी पेट में पूछा गया प्रश्न है, एसिटिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पूछा गया है, तो ये एसिटिक अम्ल, ये भी पेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो ये आप लोग देखेंगे कि कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है बैटरी में, और ये वाला प्रश्न भी पेट में पूछा गया प्रश्न है, ये भी पेट में पूछा गया प्रश्न है। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किस में किया जाता है, ये किया जाता है बैटरी में। बैटरी में परिवर्तन कौन सा होता है, तो बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को बदलने का काम किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। सीसा संचालक सेल जितने भी होते हैं इसमें भी कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और क्या कहता है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। पेट में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वाकटक वंश की किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, तो वाकटक वंश के एक शासक थे जिसका क्या नाम था, प्रवरसेन नाम था। क्या नाम था, प्रवरसेन। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रवरसेन की एक प्रसिद्ध रचना है, प्रवरसेन की एक प्रसिद्ध रचना है। इन प्रसिद्ध रचना के बारे में पूछा जाता है कि किसकी रचना है, तो सेतुबद्ध बंध है इनकी प्रसिद्ध रचना। क्या है, सेतुबद्ध प्रवरसेन की प्रसिद्ध रचना है। और वाकटक वंश के बारे में बात करें तो वाकटक वंश की टोटल वाकटक वंश के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना किसने करा था, तो वाकटक वंश की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कौन किया था, विंध्य शक्ति ने किया था। किसने, विंध्य
शक्ति ने वाकटक वंश की स्थापना की थी और इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? वाकटक वंश की इसने राजधानी नंदीवर्धन में बनाई थी। कहाँ पे? नंदीवर्धन में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। और बात करते हैं वाकटक वंश के अंतिम शासक की, तो अंतिम शासक कौन था वाकटक वंश के? तो अंतिम शासक इनके थे पृथ्वीसेन। अंतिम शासक कौन थे? पृथ्वीसेन सेकंड वाकटक वंश के अंतिम शासक थे। और बात करते हैं एक और शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए जो फेमस है, एक पुष्यभूति थे, पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताया जाता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ इसने करवाया था। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसके बारे में जो यज्ञ कराने की इसकी जानकारी है, ये कहाँ से मिलती है? ये महाभाष्य ग्रंथ से मिलती है। किस ग्रंथ से? महाभाष्य ग्रंथ से मिलती है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वाकटक वंश की किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, तो वाकटक वंश के एक शासक थे जिसकी क्या नाम था? प्रवरसेन नाम था। इसने कितने यज्ञ करवाए थे? 4। और प्रसिद्ध रचना प्रवरसेन की क्या है? सेतुबद्ध है, प्रवरसेन की प्रसिद्ध रचना। और बात करें वाकटक वंश की, तो इसकी स्थापना किसने करा था? तो इसकी स्थापना विंध्य शक्ति ने किया था। और विंध्य शक्ति ने इसकी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो नंदीवर्धन इसकी राजधानी बनाई थी। कहाँ पे? नंदीवर्धन इसकी राजधानी बनाई थी। अगर अंतिम शासक की बात करें तो पृथ्वीसेन सेकंड है। तो वाकटक वंश के अंतिम शासक की बात करें पृथ्वीसेन सतह, और पुष्यमित्र शुंग की बात करें, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और इसकी जानकारी हमें महाभाष्य ग्रंथ से मिलती है। बात करते हैं हड़प्पा कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह, तो हड़प्पा कालीन जो प्रसिद्ध बंदरगाह है वो लोथल में स्थित है, लोथल में। और बंदरगाह को और किस नाम से जाना जाता है? बंदरगाह को क्या कहा जाता है? इसे पत्तन भी कहा जाता है। बंदरगाह को पत्तन भी कहा जाता है, बंदरगाह को गोदीबाड़ा भी कहा जाता है। बंदरगाह को गोदीबाड़ा या फिर पत्तन भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये लोथल की बात करें, ये कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे लोथल के बारे में ध्यान रखेंगे। लोथल, तो लोथल के बारे में बात करें, ये स्थित की बात करें तो कहाँ पे स्थित है? तो अभी हमने बताया कि ये कहाँ पे स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि पूछा जा सकता है। लोथल से इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। और लोथल की खोज के बारे में बात करें, किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने लोथल की खोज किया था। और इसकी साक्ष्य कहाँ से हमें मिलती है? और लोथल की खोज रंगनाथ राव ने किया था। और यहाँ से किस किस चीज़ की साक्ष्य मिली थी? तो लोथल से मिला था युगल समाधि का साक्ष्य। किससे? युगल समाधि का साक्ष्य मिला था। कहाँ से? लोथल से। और मृदभांड की साक्ष्य भी कहाँ से मिला था? मृदभांड का साक्ष्य ये भी लोथल से ही मिला था। तो देख लेते हैं, हड़प्पा कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल गुजरात में है। और बंदरगाह को और किस नाम से जाना जाता है? इसी बंदरगाह को पत्तन भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि लोथल काल के जो हड़प्पा कालीन प्रसिद्ध पत्तन वो कहाँ के लिए फेमस था? तो लोथल गुजरात की फेमस थी। ठीक, गोदीबाड़ा भी इसे कहा जाता है। और लोथल के बारे में बात करें तो ये स्थित कहाँ पे? भारत के गुजरात राज्य में स्थित है वहाँ पे। और किस नदी के किनारे स्थित है लोथल? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने लोथल की खोज किया था। और लोथल के किन किन चीज़ों का साक्ष्य मिला? युगल समाधि मिली और मृदभांड का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो ये लोथल से ही मिला था। अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करें तो ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अगर आपसे पूछे कि लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद नंबर 16 में। किसमें? अनुच्छेद नंबर 16 में। और किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, या फिर लिंग के आधार पे, या फिर वंश के आधार पे, या फिर क्या जन्म स्थान के आधार पे, इसके आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 15 में कहा गया है। अगर आपसे पूछे कि उपाधियों के अंत के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? उपाधियों के अंत के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? तो ये अनुच्छेद नंबर 18 में है। उपाधियों का अंत किसमें? अनुच्छेद नंबर 18 में। अगर आपसे पूछे कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है?
प्रेस की स्वतंत्रता ये किस अनुच्छेद में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, प्रेस की स्वतंत्रता सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, और ये है आपके अनुच्छेद नंबर 19(1)(a) में। कितने में? अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है। तो प्रेस की स्वतंत्रता पूरा आप लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार आपके पेट एग्जाम का लेसन भी है। तो देखिए सिलेबस भी है। आपसे पूछे कि अस्पष्टता का उल्लंघन तो करता है अनुच्छेद नंबर 17 में, उपाधियों अस्पष्टता का अंत है। अगर आपसे पूछे उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 18 में उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है। और लोक नियोजन में अवसर की समानता जो है, ये बात किस में की गई है? अनुच्छेद नंबर 16 में की गई है। और बात करते हैं किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, वंश के आधार पे, जन्मस्थान के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 15 पे। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1(a) में, अनुच्छेद 19 के 1(a) में स्थित है। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत। ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, पिछले वर्षों ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो जैन धर्म के जो मौलिक सिद्धांत है वो उनमें से मुख्य कौन सा है? तो अहिंसा इसमें सबसे मुख्य है, अहिंसा। और मौलिक सिद्धांतों के बारे में बात करें तो 5 महाव्रत थे जैन धर्म में। 5 कितने महाव्रत थे? 5 जैन धर्म में महाव्रत थे। उसमें से कौन कौन से थे? जैसे सदा सत्य बोलना, सत्य, अहिंसा। कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और फिर कौन सा था? ब्रह्मचर्य। ये था आपका, ये जैन धर्म के 5 महाव्रत थे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी चीज़ें। जैसे जैन धर्म की बात करें, इसकी संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक के बारे में बात करें कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। और ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी थे। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी ऋषभ देव थे। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है जैन धर्म में, तो जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। किसको? महावीर स्वामी को कहा जाता है जैन धर्म के वास्तविक तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। और ये जो है ये अंतिम तीर्थंकर थे। ये अंतिम तीर्थंकर थे। और किस नंबर के तीर्थंकर थे? ये 24 नंबर के तीर्थंकर थे। और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ही थे जैन धर्म के। ठीक, 24 नंबर के। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। जैन धर्म का महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत, तो महत्वपूर्ण जो सबसे है अहिंसा, यानी कि हिंसा ना करना। और जैन धर्म में 5 महाव्रत जो जोड़े गए थे वो कौन कौन से थे? जैसे सत्य था जैन धर्म में, अहिंसा मतलब हिंसा ना करे, अस्तेय, अपरिग्रह, और फिर ब्रह्मचर्य का पालन करे। ये था आपका जो था, ये था आपका जैन धर्म के 5 महाव्रत। अब जैन धर्म के बारे में कुछ 2 चीज़ें, जैसे वहाँ पे पूछा जाता है जैन धर्म की स्थापना किसने की, तब आप लोग बताएंगे कि ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना की। और ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ऋषभ देव कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। अब बात करते हैं इसके वास्तविक संस्थापक की। तो अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछे कि जैन धर्म के कौन थे, तो महावीर स्वामी। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो यही थे महावीर स्वामी और अंतिम तीर्थंकर भी। और 24वें नंबर के 24वें नंबर के जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक, बात करते हैं औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को जीता था। तो औरंगजेब ने दक्षिण में 2 राज्यों को जीता था। जैसे एक जीता था बीजापुर को। बीजापुर को कब जीता था? 1685 में। बीजापुर को 1685 को। और किसे जीता था? आदिल शाह को जीता था। आदिल शाह से जीता था। किसे? आदिल शाह से। और एक जीता था आपका गोलकुंडा को। और गोलकुंडा को बीजापुर कब जीता था? तो ये गोलकुंडा को जीता था, ये 1687 में गोलकुंडा को जीता था। अब औरंगजेब के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे औरंगजेब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे इसे क्या कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर भी इसे कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की?
तेग बहादुर गुरु, इस सिखों के एक गुरु थे जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। इनकी हत्या कराने वाला कौन था? इनकी हत्या कौन करवाया था? तो इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाया था इस्लाम धर्म को ना स्वीकार करने के लिए। ठीक, तो देख लेते हैं औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को जीता? औरंगजेब ने बीजापुर को जीता था, दक्षिण में स्थित था, और ये 1885 में जीता था। कब जीता था? 1685 में। कब? 1685 में। और आदिल शाह से जीता था बीजापुर को। ठीक, और गोलकुंडा को कब जीता था? तो गोलकुंडा को 1687 में जीता था। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? इसे आलमगीर और जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से। गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या किसने करवाया था? औरंगजेब ने ही करवाया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसके दरबार में विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो देखिए 2 लोगों के दरबार में, जैसे एक आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में ऐसा प्रावधान था, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। अब एक आप लोग जानते हैं कि नवरत्न रहते थे आपके अकबर के दरबार में। अकबर और चंद्रगुप्त दरबार के में दोनों में कौन रहते थे? नवरत्न रहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करें, इनके दरबार में कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? चीन का यात्री फाहियान आया था। कौन आया था? चीन की यात्री फाहियान आया था। और इनके दरबार, इनके जो राजकवि हैं वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करते हैं। इनके राजकवि थे कालिदास। कौन थे? कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और बात करते हैं इनकी उपाधि क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि की बात करें, कौन कौन सी उपाधि थी? तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसके? विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि धारण की थी। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक रहते थे जिनका क्या नाम था? आप लोग बताएंगे कौन था? तो ये कई बार बताए हैं। कौन से चिकित्सक रहते थे? तो ये धन्वंतरी चिकित्सक रहते थे इनके दरबार में। कौन? धन्वंतरी नामक चिकित्सक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार रिवीजन करेंगे, किसके दरबार में विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों को, ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है कि इसमें मतलब नियुक्त किया गया था। तो ये अलंकृत किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और अकबर के दरबार में भी नवरत्नों को, जो कि एक विद्वानों का सभा था, उसे रखा गया था, स्थापित किया गया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करें, इनके दरबार में ही कौन रहता था? फाहियान रहता था। फाहियान कहाँ का यात्री था? चीनी आता था। और वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में राजकवि के पद पे कौन थे? कालिदास थे, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी थे। और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। किसमें? पेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, और बात करते हैं उपाधि इनकी क्या थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। किस आंदोलन में तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन चला था। स्वदेशी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन, ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। पेट में पूछा गया प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के द्वारा क्या किया गया था? एक तिरंगा झंडा को डिजाइन किया गया था। और तिरंगा झंडे का इसमें रंग पूछा जाता है, तो इसमें 3 रंग थे। तिरंगा है तो 3 रंग ही रहेगा, जैसे लाल रंग का था, हरा और पीला। इस 3 रंग के झंडे को यहाँ पे बनाया गया था। और स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया? तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को, डेट आप लोग इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बंगाल विभाजन हुआ था। और किसके समय में? तो करजन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो करजन के समय में। और इसके तहत स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? तो इसे चलाया गया था 7 अगस्त 1900। कब चलाया गया था? 1905 को, 7 अगस्त 1905 को। और इसमें शीर्षक गीत कौन से था? इसमें शीर्षक गीत क्या बनाया गया था? तो वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के शीर्षक गीत बनाए गए थे। कौन? वंदे मातरम
स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत बनाया गया था। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि किस आंदोलन में तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन में क्या किया गया था, तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था, स्वदेशी आंदोलन। और इसका रंग कौन सा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो लाल रंग का, हरा रंग का और पीला रंग का इसका रंग था। और बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में। और कब हुआ था बंगाल विभाजन, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, गवर्नर जनरल के समय में। ठीक, और बात करते हैं शीर्षक गीत, इसमें क्या था, तो वंदे मातरम इसमें शीर्षक गीत था। दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश ने सबसे अधिक शासनकाल तक शासन किया। तो देखिए, सबसे अधिक समय तक शासनकाल किसने का था, खिलजी वंश का था। खिलजी वंश ने सबसे अधिक शासन किया था। और दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में कौन कौन से राजवंश थे, जैसे दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंश। तो सबसे पहले एक तो था आपका गुलाम वंश था, गुलाम वंश जिसे दास वंश भी कहते हैं या फिर मामलूक वंश कहते थे। सबसे पहले तो ये भी यही था। और फिर आपका हो गया आपका, इसके बाद आया था खिलजी वंश। क्या आया था, खिलजी वंश। और खिलजी वंश का सबसे कम शासनकाल है। और उसके बाद आता है आपका तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद कौन सा शासनकाल, तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे तो इसका सबसे लंबा समय था, तुगलक वंश का सबसे लंबा समय था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, फिर इसके बाद आया था सैयद वंश। इसके बाद सैयद वंश आया था, फिर आपका लोधी वंश आया था। तो ये 5 मुख्य रूप से वंशों ने शासन किया, किसके, दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। और खिलजी वंश का शासन पूछ ले तो 1290 से लेके 1296 तक था, मात्र 1290 से 1296 था। और खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, खिलजी वंश की स्थापना कौन किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगी कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश की स्थापना किस वंश की शासनकाल सबसे कम था। तो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम था। कब से कब तक, 1290 से 1296, मात्र 6 वर्ष का इसका शासनकाल था। और दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश है, तो मुख्य रूप से 5 राजवंश। जैसे गुलाम वंश हो गया, ये आपका सीरियल याद होना चाहिए क्योंकि सीरियल एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पूछा गया है। फिर उसके बाद आया था खिलजी वंश आया था, और फिर तुगलक वंश आया था, फिर उसके बाद आपका लोधी वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश। सैयद वंश यहाँ पे, फिर उसके बाद लोधी वंश आया था। और संस्थापक कौन थे, यहाँ पे खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण किसने किया था। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। और बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का, इसका मूल नाम क्या था, मूल नाम भी पूछा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को मूल नाम क्या था, जौना खां इसका मूल नाम था। क्या था, जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था। और बात करते हैं भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में किसने किया था, तो ये काम है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन का प्रारंभ किया। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था, तो इनके दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था, इब्न बतूता आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था, इब्न बतूता आया था। और इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, ये मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ये पुस्तक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सी पुस्तक है, रेहला नामक पुस्तक है। और मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है, तो इसको 2 चीज़ें आप लोग, इसको विरोधों का मिश्रण कहा जाता है। विरोधों का मिश्रण आपसे पूछेगा किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। इसे क्या कहा जाता है, इसे पागल बुद्धिमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पागल बुद्धिमान
कहा जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने करा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी बनाया था। ठीक, और इसका मूल नाम क्या था? उसका मूल नाम था जौना खा, इसका मूल नाम था। इसके दरबार में इब्न बतूता आया था, ये मोरक्को का निवासी था, और रिहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? और बात करते हैं, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था, इन्होंने करवाया था। और विरोधों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बुद्धिमान किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। डलहौजी ने अवध को किस नीति से अपनाया था? पेट में पूछा गया प्रश्न, पेट में और इम्पोर्टेंट प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए। तो डलहौजी ने अवध को किस नीति से अपनाया था? तो ये डलहौजी ने अवध को हड़प नीति से अपनाया था। कौन सी नीति से अपनाया था? हड़प नीति से अपनाया था। तो अब इस हड़प नीति को ब्रिटिश साम्राज्य, अवध को इसमें क्या कर दिया गया था? ये ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। इसने क्या किया था? अवध को, और कौन सा आरोप लगा कि इसे हथियाया था? तो आरोप ये कुशासन का लगाया था, यानी कि ये सही समय सही से शासन नहीं कर पा रहे थे, तो कुशासन का आरोप लगा करके अवध को किसमें मिला लिया था? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? डलहौजी ने। ठीक, और लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प नीति था, हड़प नीति, इसका प्रथम शिकार कौन सा जगह बना था? तो जो लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति था, इसका पहला शिकार बना था सतारा। और भारत में सबसे पहले रेल किसके शासनकाल में चली थी? तो ये चली थी 1853 में, और इस समय शासन किसका था? डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। और गोद प्रथा पे रोक भी किसने लगाया था? गोद प्रथा पे रोक किसने लगाया था? तो डलहौजी ने लगाया था। गोद प्रथा पे रोक किसने? डलहौजी ने लगाया था। और डाक टिकट शुरू किसने किया था? डाक टिकट आपसे पूछे कि किसने शुरू करा था, तो डाक टिकट भी किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट भी शुरू करा था। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से डलहौजी से याद रखेंगे। डलहौजी ने अवध को किस नीति से कब्जे में लिया? तो हड़प नीति से डलहौजी ने अवध को अपने कब्जे में लिया था, और ब्रिटिश साम्राज्य में ये अपना मिला लिया था। और फिर आरोप क्या लगाया था? कुशासन का आरोप लगा के ये अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया हड़प नीति के द्वारा। और हड़प नीति का पहला शिकार कौन बना था? तो हड़प नीति का सबसे पहला शिकार सतारा बना था। कौन? सतारा बना था। और बात करते हैं भारत में रेल किसके शासनकाल में चली? तो 1953 में भारत में पहली बार रेल चली थी, और डलहौजी के शासनकाल में चली थी। और गोद प्रथा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। और डाक टिकट शुरू किसने की थी? तो ये भी डलहौजी ने डाक टिकट शुरू की थी। ठीक, अगला है कि किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो देखिए, सिपाहियों का विद्रोह था। ये सिपाहियों के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति का शुरू किया था किसके द्वारा? सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था। और 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम अपना बलिदान किसने दिया था? तो ये भी पूछा जाता है, सर्वप्रथम अपना बलिदान 1875 की क्रांति में किसने दिया था? तो ये मंगल पांडे ने दिया था। किसने? मंगल पांडे ने सबसे पहले क्या किया था? इसने ही सबसे पहले 1857 में मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि 1857 के क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक जो कारण था 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो चर्बी युक्त कारतूस था। क्या? चर्बी युक्त कारतूस की वजह से क्या हो गया था? 1857 क्रांति को जन्म मिला। ठीक, अब बात करते हैं इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे। कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे। और 1857 की क्रांति को
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये कहा था बीडी सावरकर ने। किसने? बीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो सिपाहियों के द्वारा 1857 की क्रांति का शिकार किया गया था, शुरू किया गया था। सर्वप्रथम बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तत्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का? तो इसमें चर्बी युक्त वाले कारतूस का प्रयोग किए जाते थे, जिनमें गाय और सुअर की दोनों की चर्बी मिक्स थी। ठीक, तो हिंदू मुस्लिम दोनों को एक साथ ही आपत्ति इससे हुई। इसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम को क्या कहा गया? इसे 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बीडी सावरकर ने कहा था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक की बात करें तो विवेकानंद जी थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद जी ने किया था। और कब किया था? तो अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब की गई तो 1897 में इसकी स्थापना की गई। और हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया था? तो वेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। कहाँ पे? वेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। अब बात करते हैं, आपसे पूछे कि विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। ठीक, और रामकृष्ण परमहंस जयंती भारत में कब मनाई जाती है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 17 फरवरी के दिन रामकृष्ण परमहंस जयंती मनाई जाती है। और विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन। और ये कब हुआ था? तो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 को हुआ था। और आपके यहाँ पे भाग लेने कौन गए थे? विवेकानंद जी गए थे। विवेकानंद जी भाग लेने गए थे। और 1893 में कब सम्मेलन हुआ था? शिकागो में। कहाँ पे? शिकागो में सम्मेलन हुआ। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया था? वेलूर मठ, कर्नाटक। कहाँ पे है ये? वहाँ पे बनाया था। ठीक, और विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था, जिनकी जयंती कब मनाई जाती है? 17 फरवरी के दिन मनाई जाती है। विश्व धर्म सम्मेलन कब होता? 1883 में होता। इसमें भारत की तरफ से विवेकानंद जी भारत में वहाँ पे गए, शिकागो में। ठीक, अगला है कि खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था? तो देखिए, ये पेट में पूछा गया प्रश्न था, पेट में पूछा गया प्रश्न है। और फिर ये भी पेट में पूछा गया प्रश्न है। और ये खिलाफत समिति का गठन इम्पॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। और ये वाला प्रश्न भी आपके किसी भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, खिलाफत समिति के गठन की बात करें तो खिलाफत समिति की गठन कब की गई थी? मार्च 1919 में खिलाफत समिति की गठन की गई थी। और आपसे पूछे कि खिलाफत समिति की कहाँ पे गठन की गई? तो इसका गठन किया गया था मुंबई में। खिलाफत समिति का गठन मुंबई में। और खिलाफत समिति का इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्व किसने करा था? तो इसको नेतृत्व करा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसका क्या किया था? इसका गठन किया था खिलाफत आंदोलन का। उद्देश्य क्या था? कि तुर्की में जो खलीफा के पद का, इसका उद्देश्य भी आप लोग साथ में नोट करेंगे। उद्देश्य की बात करें तो तुर्की में खलीफा के पद को क्या करना? समर्थन देना। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। जैसे आपसे पूछे कि खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था? तो खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में किया गया था। और कहाँ पे? मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। और खिलाफत समिति का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत समिति का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। और उद्देश्य क्या था इसका? तुर्की में जो खलीफा के पद को क्या करना? समर्थन देना या फिर मदद देना, यहाँ पे यहीं से। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवि विद्यमान थे, जिसे क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज कहा जाता था। और कृष्णदेवराय जो थे ये किसके समकालीन थे? ये पूछा जाता है प्रश्न।
तो जो कृष्णदेव राय थे ये अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के समकालीन थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कृष्णदेव राय को आपसे पूछे कि क्या कहा जाता है, तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र भोज कहा जाता है। और विट्ठल मंदिर की बात करें, ये किसने बनवाया था? तो ये भी आपके कृष्णदेव राय ने बनवाया था। किसने? कृष्णदेव राय ने। और आमुक्तमाल्यदा की लेखक कौन है? आमुक्तमाल्यदा की लेखक भी कौन है? तो ये भी आपके कृष्णदेव राय हैं। कौन? कृष्णदेव राय थे आमुक्तमाल्यदा के लेखक। इनके दरबार में एक आदि यात्री आया था। और ये कहाँ से आया था? ईरान से आया था। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज, तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज तो सुशोभित थे। जैसे नवरत्न रहते थे अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, वैसे कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि का एक समूह था विद्वानों का, जिसे क्या कहते हैं? अष्टदिग्गज भी कहते हैं। और ये किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। किसके? कृष्णदेव राय अकबर के समकालीन थे। इन्हें क्या कहा जाता है? आंध्र भोज कहा जाता है। क्या? कृष्णदेव राय को उपाधि या नाम समझिए आंध्र भोज है। ठीक। विट्ठल मंदिर किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने। आमुक्तमाल्यदा के लेखक किसने किया? तो कृष्णदेव राय ने। ठीक। इनके दरबार में अब्दुल रज्जाक आया था, जो कि एक ईरान का राजदूत था। भारत सरकार अधिनियम, पेट एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न सबसे ज़्यादा सभी प्रैक्टिस सेट में पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न भारत शासन अधिनियम 1935, और जो हम बताएंगे इंपॉर्टेंट चीज़ उसे आप लोग जरूर नोट डाउन करिएगा। तो इसके तहत क्या हो गया था? सर्वोच्च न्यायालय की क्या हो गई थी? इसके तहत क्या हो गई थी? स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और बात करते हैं भारत शासन अधिनियम की विशेषता क्या था? तो इसमें प्रांतीय स्वायत्तता थी। क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता थी। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1935 में। और केंद्र में द्वैध शासन इसी के तहत लागू किया गया। क्या? केंद्र में द्वैध शासन किसके लिए लागू किया गया था? तो इसी के तहत केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही। और इसी के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में बात करें तो ये कब हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और इसके तहत ही केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा, केंद्र एवं राज्य के बीच में क्या हुआ? शक्ति का क्या हो गया? बंटवारा। शक्ति का बंटवारा ये किसके अनुसार किया गया? तो ये केंद्र और राज्य के अंदर शक्ति का बंटवारा किया गया था। ठीक। और इसी के तहत ही संविधान में तीनों सूचियों का प्रावधान दिया। तीनों सूचियों का क्या किया गया था? प्रावधान दिया गया था। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे भारत शासन अधिनियम 1935 में, तो इसमें क्या सर्वोच्च इसके तहत क्या किया गया था? सुप्रीम कोर्ट की भारत में स्थापना की गई। प्रांतीय स्वायत्तता इसकी मुख्य विशेषता थी। भारत शासन अधिनियम 1935 को आपसे पूछे कि प्रांतीय स्वायत्तता किसकी मुख्य विशेषता थी, तो भारत शासन अधिनियम की। केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा इसी के तहत हुआ। और केंद्र में क्या हुआ कि द्वैध शासन लागू हुआ। लोक सेवा आयोग की स्थापना, अध्यक्ष भी कौन है आपके? तो ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तीनों सूची का प्रमुख कौन होता है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ठीक, और भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को पूछेगा कि किसने कहा था, किसने कहा था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में मूल नाम इनसे पूछ लिया, अगर इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम क्या था? केशव था। इनका बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम क्या था? केशव था। और गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य, ये पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। और सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने करा था? सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने किया था? तो सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। और केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था? केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में, और कहाँ से? मुंबई से प्रकाशन किया था। कहाँ से? मुंबई से प्रकाशन किया था। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और किसने कहा था इन्हें भारतीय अशांति का जनक? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक, और बात करते हैं सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। ठीक, और केसरी भारत की पत्रिका, केसरी और मराठा पत्रिका बाल गंगाधर तिलक ने प्रकाशित किया, और 1881 में। कब? 1881 में, मुंबई से। ठीक, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल ये अंडमान को अलग करती है, अंडमान को निकोबार से। किससे? अंडमान से, अंडमान को निकोबार से अलग करती है। तो 10 डिग्री चैनल का एक ये काम हो गया। और फिर कुछ चीज़ें, जैसे आपसे पूछे कि कोको चैनल किस चीज़ को अलग करती है? कोको चैनल किन दो जल निकाय को? तो ये अंडमान को अलग करती है। किससे? अंडमान को अलग करती है। किससे अलग करती है अंडमान को? कोको चैनल। तो ये म्यांमार से अलग करती है। किससे? म्यांमार से अलग करती है। अगर आपसे पूछे कि पाक स्ट्रेट किसके, पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में? तो पाक स्ट्रेट एक तो आपका श्रीलंका हो गया, श्रीलंका। पाक स्ट्रेट किसके? श्रीलंका। और फिर भारत के बीच में इसी तरह, किसके? भारत में के बीच में इसी तरह पाक स्ट्रेट। और 8 डिग्री चैनल की बात करें कि किन दो भौगोलिक स्थितियों के पास है 8 डिग्री चैनल? तो 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये मालदीव और किसके बीच में है? मालदीव और मिनिकॉय बीच में है। किसके? मिनिकॉय के बीच में है। और 9 डिग्री चैनल की बात करें, वहीं आपसे पूछे कि 9 डिग्री चैनल किन के बीच में है? तो ये आपके मिनिकॉय द्वीप जो है, मिनिकॉय द्वीप और आपके लक्षद्वीप के बारे में, लक्षद्वीप के निकट स्थित है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपसे पूछेगा कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और कोको चैनल किन को अलग करता है? तो ये अंडमान को अलग करता है म्यांमार से, या फिर अंडमान निकोबार को किससे अलग करता है? म्यांमार से अलग करता है। और पाक स्ट्रेट की बात करें, ये श्रीलंका को अलग करता है भारत से। पाक स्ट्रेट श्रीलंका को भारत से। 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में स्थित है। किसके? मालदीव और मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री चैनल की बात करें, ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। किसने? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ चीज़ें, जैसे जन गण मन किसने लिखा? जन गण मन किसने लिखा? हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। तो इसने लिखा था किसने? तो इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ। इसे किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे सबसे पहले लिखा था। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे किसका संकलन कहाँ पे है? जो पुस्तक थी जनगण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। इसका संकलन कहाँ पे मिला था?
तो इनका एक पुस्तक था गीतांजलि, जिसका नाम था गीतांजलि, और इसके लिए इन्हें नोबेल भी प्राप्त हुआ था। और वो जो जनगण मनगढ़ का है, इसका आपसे पूछे कि प्रथम गायन कब हुआ था। प्रथम गायन तो ये 1911 में इसका पहला गायन हुआ। वहीं आपसे पूछे कि वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम के बारे में, तो वंदे मातरम के बारे में बताएंगे तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो इसका संकलन कहाँ पे मिलता है? आनंद मठ में। आनंद मठ में इसका संकलन मिलता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जनगण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा। और संकलित कहाँ से है? ये गीतांजलि से लिया गया है। और प्रथम गायन कब हुआ था जनगण मन का? तो ये 1911 में पहली बार गाया था। और वंदे मातरम ये किसकी पुस्तक है? तो वंदे मातरम की ये रविंद्रनाथ चटर्जी की है, और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। वंदे मातरम की बात करें तो ये आनंद मठ से लिया गया है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अनायमुड़ी बताएंगे। अगर इसकी ऊंचाई पूछे तो 2695 मीटर। कितनी? 2695 मीटर। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसका नाम है दुद्धा बेटा। कौन? दुद्धा बेटा है दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक, इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 2637 मीटर। और मैकाल पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? मैकाल पहाड़ी किस पर्वत से स्थित है? तो ये अमरकंटक पर स्थित है। कब? अमरकंटक पे। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1036 मीटर। किसी और वहीं सतपुड़ा के बारे में बात करें, इसकी चोटी का क्या नाम है? ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा की ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। 2695 में इसकी स्थापना की गई। 2695 में दक्षिण भारत की 2695 मीटर की इसकी हाइट है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दुद्धा बेटा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। अगर आपसे पूछे कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की आपसे पूछे कि ऊंची चोटी का क्या नाम है, तब जब नीलगिरी की ऊंची चोटी पूछेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? दुद्धा बेटा। क्या हो जाएगा? दुद्धा बेटा हो जाएगा नीलगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी, अगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आप क्या हो जाएगा? दुद्धा बेटा हो जाएगा। ठीक, मैकाल पहाड़ी की बात करें तो ये अमरकंटक में स्थित है 236 मीटर की। और सतपुड़ा की बात करें तो ये धूपगढ़ में 1350 में स्थित है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। किस घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चला गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो किस घटना के विरोध में प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चला गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कब चला था। तो ये 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? तो 9 अगस्त 1942 को चला था भारत छोड़ो आंदोलन। और ये क्यों चला था? क्योंकि क्रिप्स मिशन आया था। और क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण ये क्या चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ठीक, अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न बनता है। तो ये क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। और इसकी क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन है ये भी पूछा जाता है। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं। कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? इसे पोस्ट डेटेड चेक कह के संबोधित किया था गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने।
और तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके विरोध में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या फिर क्या हो, मरो, ये गांधी जी ने नारा दिया गया था, या तो कर लो या तुम मर जाओ। तो देखिए किस घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो क्रिप्स मिशन के विफलता में क्या चला गया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन चला था 9 अगस्त 1942 को। और ये भारत कब आया था, क्रिप्स मिशन 1942 को भारत आया था। और बात करते हैं अध्यक्ष कौन थे क्रिप्स मिशन के, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। और पोस्ट डेटेड चेक इसको किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने, जो आपका मौलिक अधिकार कर्तव्य है। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है। तो ऐतिहासिक दांडी मार्च का जो संबंध है नमक कानून तोड़ने के लिए, नमक कानून दांडी मार्च क्यों चला गया था, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च चलाया गया था। और नमक कानून और दांडी मार्च को ही क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है दांडी मार्च को, इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जो कि कब चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1930 में चला था। और जबकि दांडी मार्च की बात करें सेम दोनों एक ही चीज़ है, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी मार्च चला था। और कहाँ से कहाँ तक, तो ये साबरमती आश्रम से लेके कहाँ तक चला था, ये दांडी तक चला था। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था। और कितनी दूरी थी टोटल, तो ये 241 मील की दूरी थी। 241 मील की दूरी, या फिर आप किलोमीटर में करेंगे तो 385 किलोमीटर लगभग ये आ जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि इसे जानने में कितने दिन का समय लगा था, तो ये 24 दिन का समय लगा था। किसने, 24 दिन का समय लगा था। और बात करते हैं, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं ऐतिहासिक दांडी मार्च। नमक कानून तोड़ने से है, तो इसे क्या कहा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला था। ये 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती आश्रम से दांडी तक चली थी, दांडी मार्च। और दूरी थी 241 मील थी, या फिर 385 किलोमीटर। इसे जाने में 24 दिन का टोटल समय लगा था। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, गुरु शिखर है। और इसकी ऊंचाई की बात करें कितनी है, तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी, 1722 मीटर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का विस्तार है। और नदी, और यहाँ पे एक नदी कितनी निकलती है, तो इसमें 3 प्रमुख नदी निकलती है। कौन कौन सी, तो सबसे पहले आप लोग लूनी नदी याद रखेंगे। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, अरावली से। और बनास नदी कहाँ से निकलती है, बनास नदी ये भी आपके अरावली से निकलती है। और साबरमती नदी की बात करें, साबरमती नदी ये कहाँ से निकलती है, तो साबरमती नदी भी आपके कहाँ से, अरावली पर्वत से निकलती है। और बात करते हैं आपके पूछे, अगर आपसे पूछे कि पिपली घाट दर्रा कहाँ पे स्थित है, पिपली घाट दर्रा, तो ये स्थित है आपका राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और पिपली घाट दर्रा कहाँ पे, तो अगर आपसे पूछे कि नदी की किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये बात करते हैं इसके कितने नदी निकलती है। जैसे लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से। बनास नदी कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत से बनास नदी निकलती है। साबरमती नदी भी कहाँ से निकलती है, वहीं से निकलती है। तो देखिए तीन मूल रंग कौन होते हैं, तो 3 मूल रंग लाल हरा नीला, ये 3 मूल रंग होते हैं। कौन कौन से, लाल हरा नीला। और इन सभी रंगों को मिक्स करके ही
कोई दूसरा रंग बनाया जाता है। और बात करते हैं, अगर आपसे रंगों के बारे में बात करेंगे तो सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो सर्वाधिक प्रकीर्णन की बात करें तो ये बैंगनी रंग का होता है। सर्वाधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है। और न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? न्यूनतम प्रकीर्णन किस राज्य में होता है? तो न्यूनतम प्रकीर्णन की बात करें तो ये लाल रंग में होता है। कितने में? लाल रंग में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये सभी आप लोग जानते हैं 7 रंग होते हैं। अगर आपसे पूछे कि रक्त लाल क्यों होता है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग, उसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है। किसकी? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है। इसके कारण क्या होता है? रक्त क्या हो जाते हैं? रक्त लाल होते हैं। ठीक। और किसी भी शरीर में, बॉडी में त्वचा का रंग निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो त्वचा के रंग को निर्धारण करने के जिम्मेदार जो ग्लैंड्स है वो मेलानिन है। कौन? मेलानिन है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि 3 रंग मूल कौन से होते हैं? तो लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है। ये 3 मूल रंग होते हैं। और सर्वाधिक प्रकीर्णन कहाँ पे होता है? तो बैगनी रंग का सबसे प्रकीर्णन होता है। और न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो ये लाल रंग का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। इंद्रधनुष में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, 7 रिंग बने होते हैं। तो और बात करते हैं, रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और त्वचा का रंग निर्धारण किसके कारण होता है? मेलानिन के वजह से होता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो ये पेट में पूछा गया प्रश्न है कि पेट में पूछा गया प्रश्न है कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक। कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में? ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है। तो आयोडीन क्या होता है? ये सामान्य ताप पे ठोस होता है, जबकि क्लोरियम, ब्लोरीन ये सब वगैरह होते हैं तो ये क्या होते हैं? ठोस अवस्था में नहीं रहते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन ये वगैरह वगैरह। तो अब बात करते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गलगंट। कौन? गलगंट रोग, जिसे क्या कहते हैं? घेंघा रोग। कौन सा रोग? जिसे घेंघा रोग कहते हैं। और इसके तहत कौन सा अंग प्रभावित होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। कौन? थायराइड ग्रंथि इसमें प्रभावित हो जाती है। और थायराइड ग्रंथि को हिंदी में क्या कहते हैं? अवटु ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? अवटु ग्रंथि कहते हैं। ठीक। और कटे हुए सेब, थोड़ा देर के बाद कटे हुए सेब ये भूरा क्यों हो जाता है? ये भूरा क्यों हो जाता है? कटे हुए सेब ये भूरा क्यों हो जाते हैं? तो इसमें आयोडीन की क्या होती है? आयोडीन की उपस्थिति के कारण कटे हुए सेब थोड़ा देर के बाद भूरे हो जाते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा था? तो समान ताप पे ठोस अवस्था में। तो आयोडीन क्या होता है? समान ताप पे ठोस अवस्था में होता है। और इसकी कमी से होता है तो गलगंट रोग या फिर घेंघा रोग इसकी कमी से होता है। ठीक। और बात करते हैं प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो इसमें थायराइड ग्रंथि मुख्य रूप से प्रभावित होती है और इसे अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक। और कटे हुए सेब के बारे में बात करें, ये भूरा क्यों होता है? तो कटे हुए सेब जो है आयोडीन की उपस्थिति के कारण थोड़ा देर के बाद भूरे हो जाते हैं। और भारत की मानक समय रेखा कौन है? तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री क्या है? पूर्वी देशांतर। भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है।
अगर 82.5 ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो 82 डिग्री 30 मिनट दिया रहेगा, तो ये आप लोग ढूंढ के लगाइएगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर ये भारत का मानक समय रेखा है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य? तो उत्तर प्रदेश से ये भी गुजरता है, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से गुजरता है। किससे? उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से गुजरता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, और एक आपका कौन सा छूट गया? उड़ीसा। ये 3, 4, 5 राज्यों से होके आता है और जाता है। और ये GMT जिसे क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम, ऐसे कितना आगे है? ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो ये 5 घंटा 30 मिनट आगे। कितना? 5 घंटा 30 मिनट। तो देख लेते हैं, अगर आपसे पूछेगा कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है, तो भारत की मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगर आपसे पूछे कि अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भिन्न में नहीं दिया है तो इस तरह से दिया होगा, इसे आप लोग देख ले ध्यान से। और गुजरती है भारत के 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से और आपका उड़ीसा से। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज आप सभी जानते हैं कि चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। और न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो ये आवेश रहित कण है। कैसा कण है? आवेश रहित कण है। और कैसा कण है? अस्थायी कण है। कैसा? अस्थायी आवेश रहित या फिर अस्थायी रहित कण है। अगर आपसे पूछ ले वही इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया। किसने? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज। अगर आपसे पूछे कि प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज। किसने? रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज। और परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इसे न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन परमाणु में क्या करते हैं? तो ये बाहर ऑर्बिट में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। बाहर क्या करते हैं? ये चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट में, ठीक, और कहीं नहीं। तो देख लेते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने किया न्यूट्रॉन की खोज। अगर आपसे पूछे कि आवेश रहित कण और अस्थायी कण है, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण और अस्थायी कण है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे न्यूक्लियॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की बाहर कक्षीय में चक्कर लगाते हैं। बात करते हैं सबसे ऊंचा भारतीय शिखर कौन सा है? तो भारतीय शिखर अगर पूछे सबसे ऊंचा तो कंचनजंगा हो जाएगा। कौन सा? कंचनजंगा। और इसकी ऊंचाई कितनी? 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर आपसे पूछे भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि भारत में इसे सबसे ऊंची चोटी भारत में स्थित अगर आपसे पूछे कि भारत में से सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो K2, जिसे क्या कहते हैं? गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। कितनी? 8611 मीटर है। और हिमालय का ऊंची चोटी या फिर विश्व की ऊंची चोटी या फिर एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है। और ये 8848 मीटर है।
ऐसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसके नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है सबसे ऊंचा भारतीय शिखर, और इसकी हाइट कितनी है? 8586 मीटर है। और बात करते हैं भारत में स्थित ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू गार्डविन ऑस्टिन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय की ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, उसका भी नाम 8848 मीटर इसकी ऊंचाई, और नेपाल में ये स्थित है। और सिक्किम की बात करें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट में उपयुक्त बहुलक कौन सा होता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट में केवलर बहुलक का प्रयोग करते हैं। केवलर बहुलक है, या फिर इसे क्या कहते हैं? पॉलीकार्बोनेट्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पॉलीकार्बोनेट्स कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि रबड़ किसका बहुलक है? रबड़ किसका बहुलक है? तो ये रबड़ किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। किसकी? आइसोप्रीन का बहुलक है रबड़। और आपसे पूछ ले, जितने भी ये होते हैं स्टार्च होते हैं, आइसोप्रीन वगैरह होते हैं, स्टार्च होते हैं, आइसोप्रीन वगैरह होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं, ये सभी किसके होते हैं? ये ग्लूकोज के। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट में प्रयुक्त बहुलक कौन सा है? तो केवलर, जिसे पॉलीकार्बोनेट्स कहते हैं। और रबड़ में कौन सा बहुलक का प्रयोग होता है? तो आइसोप्रीन बहुलक का प्रयोग होता है रबड़ में। और स्टार्च में या फिर ग्लाइकोजन में और फिर ग्लूकोज में किसमें? ग्लूकोज नामक बहुलक का प्रयोग होता है। नई आर्थिक नीति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इम्पॉर्टेंट है, नई आर्थिक नीति 1991 आप लोग जरूर पढ़ेंगे। तो नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई? 1991 में। और सबसे उपयोगी एक कौन सा है? एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये एलपीजी मॉडल पे ही नई आर्थिक व्यवस्था को शुरू किया गया था। और एलपीजी मॉडल की बात करें, इसका आयाम क्या है? एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। अर्थात इसके 3 आयाम कौन कौन से हैं? जैसे उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? उदारीकरण। और निजीकरण, कौन सा? निजीकरण। और आपका वैश्वीकरण। ये तो हैं आपके आर्थिक नीति 2020 के आर्थिक नीति के एलपीजी मॉडल। ठीक, 1991 के एलपीजी मॉडल है। और इस समय पूछा जाता है प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे भारत में। कौन? नरसिम्हा राव इस समय भारत में प्रधानमंत्री थे। अगर आपसे पूछे कि उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि मनमोहन सिंह को उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसे? मनमोहन सिंह को। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जैसे कि नई आर्थिक नीति के विकास के लिए उपयोगी माना गया। तो नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। और इसे एलपीजी मॉडल भी कहते हैं। इसके 3 आयाम बनाए गए थे। कौन से? उदारीकरण और निजीकरण, यानी कि प्राइवेटाइजेशन जो आज सरकार कर रही है, वो सरकारी चीज़ों को प्राइवेट कर रही है। वैश्वीकरण। ठीक, इसमें भारत में प्रधानमंत्री कौन है? तो नरसिम्हा राव इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और अग्रदूत किसे कहा जाता है उदारीकरण का? तो मनमोहन सिंह को उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि फलों को कृत्रिम तरह से पकाने के लिए
कौन से गैस का उपयोग करते हैं? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका? एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। और गैस बिल्डिंग में कौन कौन सी गैस होती है? तो ये भी आप लोग बताएंगे कि गैस बिल्डिंग में कौन कौन सी गैस होती है। तो गैस बिल्डिंग में 2 सिलेंडर रखे रहते हैं। एक आप लोग देखेंगे ऑक्सीजन का सिलेंडर और एक इसी एसिटिलीन का सिलेंडर रखे रहते हैं। किसका? एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक। और वहीं आपसे पूछे कि लॉफिंग गैस के बारे में, लॉफिंग गैस के बारे में, इसे N2O फार्मूला है इसका। N2O इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या? नाइट्रस, पूर्ण रूप क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक। तो वहीं आपसे पूछे कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? या फिर CNG में कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस या फिर CNG में दोनों में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। कौन सी? मीथेन गैस होती है। LPG में कौन सी गैस होती है? तो इसमें ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस होती है। ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस होती है। ठीक। तो यही चीज़ है। फलों को कृत्रिम तरह से पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोगी है? तो एसिटिलीन गैस का उपयोगी है फलों को कृत्रिम तरह से पकाने के लिए। गैस बिल्डिंग का बात करें तो इसमें 2 गैसें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन मिला दिया जाता है, तब जाके गैस बिल्डिंग किया जाता है। और लॉफिंग गैस की फार्मूला क्या है? तो लॉफिंग गैस का फार्मूला है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। गोबर गैस के बारे में बात करें या फिर CNG मीथेन की बात करें तो इसमें कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। और LPG ब्यूटेन की बात करें, प्रोपेन गैस होती है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है जो हमारे घर में प्रयोग किया जाता है। कोई कंपनी सरकारी होने के लिए सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें 51% से क्या होगा? इसमें प्लस जो होगा वो सरकार का होगा, तब जाके वो सरकारी होगा। ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस समय भारत में महारत्न कंपनी कितनी है? भारत में महारत्न कंपनी कितनी है इस समय? तो इस समय भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कुल 13 हो चुकी है। और नवीनतम जो महारत्न कंपनी है, नवीनतम जो महारत्न कंपनी है उसका क्या नाम है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। उसका नवीनतम जो सदस्य है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगर वहीं कुछ चीज़ों के बारे में जैसे आपसे पूछे कि लेनोवो कहाँ की कंपनी है? तो लेनोवो जो कंपनी है वो चीन की है। वहीं आपसे पूछे कि LG कहाँ की कंपनी है? ये LG कोरिया की कंपनी। किसमें? उत्तर कोरिया। तो क्लोज इकोनॉमी है लेकिन ये उत्तर कोरिया का। अगर आपसे पूछे कि एप्पल कहाँ का? दक्षिण कोरिया का है। ये जो आपका LG है दक्षिण कोरिया का है। अब बात करते हैं एप्पल के बारे में, तो ये अमेरिका की कंपनी है। किसकी? अमेरिका की। वहीं मर्सिडीज बेंज की बात करें, मर्सिडीज बेंज की बात करें तो ये आपके जर्मनी की कंपनी है। ठीक। इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। कोई भी कंपनी सरकारी होने के लिए सरकार का हिस्सेदारी कितना होता है? वहाँ 50% से प्लस रहेगा, तब क्या होगा? वो सरकारी होगा। और वहीं आपसे पूछे कि भारत में महारत्न कंपनी कितनी है? 13 है। और नवीनतम महारत्न कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड है। और लेनोवो कहाँ का है? चीन का है कंपनी। और LG जो है दक्षिण कोरिया का है। एप्पल जो है अमेरिका का है। और मर्सिडीज बेंज जर्मनी का कंपनी है। क्षय रोग या फिर तपेदिक रोग का कारण क्या होता है? तो क्षय रोग या फिर तपेदिक रोग का कारण जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु होता है क्षय रोग या फिर तपेदिक रोग का कारण। और क्षय रोग के रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो क्षय रोग के रोकथाम के लिए BCG टीका का प्रयोग करते हैं। BCG टीका का प्रयोग करते हैं। और क्षय रोग का जो BCG टीका है इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था मुरीन कालमेट ने। इसका खोज किसने करा था? मुरीन कालमेट ने। और इससे किस अंग को प्रभावित होती है? तो इसे प्रभावित अंग भी बताएंगे कि क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये फेफड़ा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। किसका? फेफड़ा।
और मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह नामक रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग ये इंसुलिन की कमी से, किसकी? इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। और एल्जाइमर रोग किसका रोग है? एल्जाइमर रोग ये किसका रोग है? तो एल्जाइमर रोग ये मस्तिष्क का रोग है। किसका? मस्तिष्क का रोग है एल्जाइमर रोग। और गठिया रोग में क्या होता है? गठिया रोग में क्या होता है? इसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। क्या? यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार रिवीजन करेंगे सभी का। देखिए, क्षय रोग तपेदिक रोग का कारण क्या होता है? जीवाणु होते हैं क्षय रोग या फिर तपेदिक रोग का कारण। इसके रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, जिसकी खोज किसने की थी? मुरियन काल्मेट ने। किसने? मुरियन काल्मेट ने की थी। और मधुमेह रोग के बारे में बात करें, इसका इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह रोग। और ये जो एल्जाइमर रोग है वो मस्तिष्क के संबंधित रोग है। और बात करते हैं प्रभावित अंग क्या होता है? तपेदिक या फिर BCG टीका या फिर क्षय रोग में इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। गठिया रोग क्या होता है? यूरिक एसिड का जमा हो जाता है गठिया रोग में। और एल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हॉलमार्क लोगो किस में प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क लोगो से संबंधित प्रश्न ये पेट में पूछा गया प्रश्न है। और जितने भी लोगो होते हैं, जितने भी मार्क होते हैं, उन सभी प्रश्न सबसे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, जो जेवर आभूषण होते हैं उन पे लगाया जाता है, महंगे जेवर आभूषणों पे हॉलमार्क का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। और कुछ मार्क, जैसे एग मार्क पूछा गया है प्रश्न में, कब लगाया जाता है एग मार्क? तो ये आपका लगाया जाता है कृषि और भोज्य पदार्थों के लिए, भोज्य पदार्थों पे लगाया गया जाता है। भोज्य पदार्थों की शुद्धता के वजह से इसको लगाया जाता है। और एग मार्क हो गया। और इको मार्क क्यों लगाया जाता है? इको मार्क, तो इको मार्क उन प्रोडक्ट पे लगाया जाता है जो पर्यावरण के क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं। पर्यावरण के जो अनुकूल होते हैं। ठीक, तो ये भैया आप लोग ध्यान रखेंगे। और SI मार्क क्या होते हैं? ISI मार्क किस पे लगाया जाता है? तो ISI मार्क केवल और केवल औद्योगिक उत्पादों पे लगाया जाता है। औद्योगिक उत्पादों पे लगाया जाता है। और बात करते हैं FPO मार्क किस पे लगाया जाता है? FPO मार्क, तो FPO मार्क फल उत्पादन पे लगाया जाता है। किस पे? फल उत्पादन पे लगाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे हॉलमार्क का प्रयोग किस में होता है? तो ये आपके जेवर या फिर महंगे आभूषण में हॉलमार्क का प्रयोग होता है। एक मार्क का प्रयोग जो है कृषि और भोज्य पदार्थों की शुद्धता को मापने के लिए। एक मार्क का प्रयोग कृषि और भोज्य पदार्थों की शुद्धता को मापने के लिए। इको मार्क की बात करें, पर्यावरण के लिए जो अनुकूल है उसके लिए यूज किया जाता है। ISI मार्क का औद्योगिक उत्पादों पे लगाया जाता है ISI मार्क। और FPO मार्क जो है FPO मार्क फल उत्पादन पे लगाया जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, पेट के सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके किसी भी एग्जाम के लिए ये सहायक है। ठीक, बुध होता है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। और ये सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो मात्र 88 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है। और आपसे पूछेगा कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह भी कौन सा? आपका बुध है। और ऐसे कितने ग्रह हैं जिसका बिना उपग्रह के हैं? ऐसे कितने ग्रह हैं जो बिना उपग्रह के हैं, यानी कि उनके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो ये कौन कौन से ग्रह हैं? एक आपका बुध हो गया और एक आपका कौन सा हो गया? शुक्र। इन दोनों ग्रह के पास उपग्रह नहीं है। और इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और सूर्य से सबसे दूर कौन से ग्रह से? सूर्य से सबसे दूर कौन से ग्रह स्थित है? तो सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह स्थित है वो नेपच्यून नाम है। क्या है? नेपच्यून नाम है उसका। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वरुण ग्रह कहते हैं। और ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इस सौरमंडल का ये सबसे ठंडा ग्रह हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं ये नेपच्यून की। इसकी परिक्रमा काल कितने होते हैं? तो 165 वर्ष में एक बार घूमेगा, एक दिन होता है।
तो इसका पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। तो जैसे कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और इस पर 88 दिन में ये पूरा सूर्य का चक्कर कंप्लीट कर लेता है। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा, बुध, इसलिए सर्वाधिक तापांतर कहाँ पे पाया जाता है, बुध पे पाया जाता है। बिना उपग्रह वाले ग्रह 2 ठो, जैसे एक तो बुध है एक तो शुक्र है, इसके पास उपग्रह नहीं है। और सूर्य से सबसे दूर कौन सी ग्रह है, तो नेपच्यून है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह, जिसे क्या कहते हैं, नेपच्यून को ही वरुण कहते हैं। और बात करते हैं परिक्रमण काल कितना होता है सूर्य के परिक्रमण काल, तो 165 वर्ष होता है। ये सबसे ठंडा ग्रह है, और ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषित तो कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण के लिए जो केंद्रीय संस्था है उसको क्या कहते हैं, नाबार्ड। उसको क्या कहते हैं, उसको नाबार्ड कहते हैं। और ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, नाबार्ड पेट में पूछा गया प्रश्न है। और नाबार्ड के बारे में बताएंगे आप लोग कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब, 1982 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। और इसके लिए सिफारिश कौन सी समिति ने की थी, नाबार्ड की स्थापना के लिए कौन सी समिति ने सिफारिश किया था, तो इसके लिए शिवरमन समिति ने सिफारिश की थी। इसके लिए शिवरमन समिति ने सिफारिश की थी। और नाबार्ड की जो स्थापना है वो 6 ईयर प्लान में होता है। कब, छठे पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। छठा पंचवर्षीय योजना कब चला था, तो ये चला था 1980 से लेके 85 तक, 1985 तक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं सीडबी की बात करें, सीडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। और सीडबी का जो हेडक्वार्टर स्थित है वो सबसे अलग है, वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे, लखनऊ में स्थित है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसी के साथ में कृषि एवं तथा ग्रामीण क्षेत्र को वित्त पोषित के लिए केंद्रीय संस्था कौन है, तो वो है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। कब, 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर ये मुंबई में अपने बनाए। और बात करते हैं सिफारिश किससे की जाती है, तो शिवरमन समिति की सिफारिश से नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी छठे पंचवर्षीय योजना में। छठा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलता था, 1980 से लेके 1985 तक चल रहा था छठी पंचवर्षीय योजना। सीडबी की जो स्थापना 1990 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में। आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं, तो देखिए ये आनुवांशिक रोग कई होते हैं। जैसे सभी आनुवांशिक रोगों को हमने ले लिया है, जैसे हीमोफीलिया हो गया, ये आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है। वर्णांधता भी आनुवांशिक रोग है, वर्णांधता। और फिर आपका डाउन सिंड्रोम, ये सभी कैसे रोग हैं, ये सभी आनुवांशिक रोग हैं। डाउन सिंड्रोम भी हो गया, और ल्यूकेमिया हो गया, ल्यूकेमिया, या फिर सिकल सेल एनीमिया। ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी आनुवांशिक रोग होते हैं। तो एक बार रिवीजन करेंगे सभी का, देख लेते हैं आनुवांशिक रोग कौन कौन से। हीमोफीलिया जो कि रक्त से संबंधित है, तो वो आपके आनुवांशिक रोग। वर्णांधता जो कि आंख से संबंधित बीमारी है। डाउन सिंड्रोम जो कि गुणसूत्रों की कमी में, जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन की वजह से होता है। ल्यूकेमिया रोग भी है, और सिकल सेल एनीमिया रोग, ये सभी से क्या होते हैं, वो आनुवांशिक रोग होते हैं। किस अनुच्छेद को धन विधेयक में रखा गया, और ये पेट की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद नंबर 110 को क्या इसमें रखा गया था, धन विधेयक में रखा गया था। और धन विधेयक हमेशा पेश किस में होता है, तो ये हमेशा पेश होता है किसमें, लोकसभा में। धन विधेयक किस में पेश होता है, हमेशा लोकसभा में पेश होता है।
और धन विधेयक की जांच कौन करता है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसकी जांच कौन करता है? तो इसकी जांच करता है लोकसभा स्पीकर। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसकी जांच कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष। और ये जो पेश करते हैं राष्ट्रपति, जो इसमें पेश किया जाता है, इसमें पूर्व अनुमति किसकी होती है, ये भी पूछा जाता है। पेश करने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। किसकी अनुमति लेती है? राष्ट्रपति जी की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ से पास होके ये जाता है, लोकसभा से पास होके जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा वाला इसमें इसे अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? तो अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। फिर इसे आगे फॉरवर्ड करना होगा, 14 दिन तक इसे रोक सकता है। और वहीं बजट के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा है? बजट तो अनुच्छेद नंबर 112 में चर्चा है, लेकिन वहाँ पे पूरे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का यूज किया गया है। तो देख लेते हैं किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है, और धन विधेयक हमेशा पेश किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा से पास होकर ये सभी राज्यसभा में जाते हैं, और राज्यसभा में अधिकतम जो है वो 14 दिन तक रोक सकता है। अधिकतम 14 दिन तक ये रोक सकता है। उसके बाद क्या होता है, इसकी जांच, धन विधेयक की जांच हमेशा कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। और किसकी पूर्व अनुमति पे लोकसभा में जो पेश किया जाता है, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पे। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का वो आकलन लगाने वाली संस्था। ये पेट में पूछा गया प्रश्न है, पेट में, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है ये? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, और बात किसी भी परीक्षा के लिए ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का काम क्या है? राष्ट्रीय आय का आकलन लगाना। लेकिन आपसे बता दूं कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किसने करा था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो दादा भाई नौरोजी ने करा था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। और तृतीय क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुई थी, और राष्ट्रीय आय समिति की जो स्थापना है ये 1949 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? राष्ट्रीय आय समिति की। तो इसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस बनाए गए थे। कौन? पीसी महालनोबिस बनाए गए थे। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय आय का अनुमानित लगाने वाली केंद्रीय संस्था कौन है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है राष्ट्रीय आय को अनुमान लगाने वाली संस्था। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने नापा था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन 1967-68 में दादा भाई नौरोजी ने करा था। और 1967 में ये पाए थे, 1968 में इन्होंने पाया था कि प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, पर कैपिटा इनकम कितनी थी? 20 रुपये प्रति व्यक्ति थी। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक योगदान जो है प्रति व्यक्ति आय में या फिर राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का है, जिसे क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? पीसी महालनोबिस है। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना 1949 में। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? पीसी महालनोबिस। राज्य की नीति बनाते समय किसका ध्यान रखना चाहिए? तो राज्य की नीति बनाते समय जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसका ध्यान रखना चाहिए। राज्य का जो सिद्धांत बनाते समय राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए। और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है।
कितना 36 से 51 तक। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व आपसे पूछेगा कि कहाँ से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भारत के नीति निर्देशक तत्व को चेक किसने कहा था, तो केटी शाह ने इन्हें चेक कहा था। नीति निर्देशक तत्व को किसने चेक कहा था? केटी शाह ने। समान न्याय और फिर निःशुल्क विधिक सहायता, ये किस अनुच्छेद में है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे 39 के ए में है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व बनाते समय किसका ध्यान रखना चाहिए, तो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए, जिसे डीपीएसपी भी कहते हैं, डीपीएसपी भी कहते हैं। और बात करते हैं इसे किस भाग में रखा गया, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और लिया गया किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। इसे चेक किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। और समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता वो अनुच्छेद 39 के ए में है। ठीक, अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खूब पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। तो धन्यवाद।